of the development. You are of opinion that women, they may be given opportunity to be part of the development because currently their services, they remain unnoticed. They are going to be ignored. So rather than saying that a woman, they need to be made part of the development, you need to change your thinking and you have to appreciate their role. Women are already part of development because no development can be made without involvement of women. Problem lies with the recognition of their services. So you have to recognize their services. You have to acknowledge their potentials. You have to appreciate their performance. You have to reward their services. That is a women and development. ठीक है कि women जो हैं, they are already essential part of the development. ओके अब जो वेमेन हैं, आपको वेमेन क्यों उनका ये ख्याल है कि ओके मसलन अगर हम बात करें इसकी किसकी बात करें ओके अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बाय द वे? हु इज द फादर? एडम स्मिथ. एक्सीलेंट, शाबाश. ओके तो जब हम एडम स्मिथ की बात करते हैं तो उसका जो इकोनॉमिक सफेयर की वो बात करता है, तो वो कहता है कि आपकी इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है. एक कौन सा आपका प्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा उसका हाउस होल्ड पार्ट है. अगर आपका जो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन मोस्टली डोमिनेटेड है बाय मेन और हाउस होल्ड टास्क किसके पास है? बाय वुमेन. अब एडम स्मिथ के नजदीक जब आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. कि जो आपका प्रोडक्शन है वो विदाउट मैनेजमेंट वो कुछ भी नहीं है. तो जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है दैट इज विद वुमेन. इनका ये ख्याल था कि जो करंटली वुमेन हैं दे आर गोइंग टू बी एंगेज्ड इन डोमेस्टिक अफेयर और उनका जो डोमेस्टिक रोल है दैट इज अनपेड. उनके लिए उनके सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो अननोटिस रहता है और आप समझते हैं कि वुमेन डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है. So women are already part of the development while getting engaged in domestic affairs. लेकिन उसके लिए वो जो सर्विसेज देती हैं, अब देखें ना कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल जॉब नहीं करती. अगर एक फीमेल जॉब नहीं करती तो आपका क्या ख्याल है कि वो घर में सारा दिन सोती है? व्हाट डू यू थिंक? क्या करती है? ओके एक्सीलेंट, शाबाश. ठीक है. तो इसका मतलब कि अगर वो क्लीनिंग कर रही है, अगर वो उसमें डस्टिंग कर रही है, वॉशिंग कर रही है, वो आप में उसमें कुकिंग कर रही है, वट एवर, तो भाई अगर वो फीमेल नहीं करेगी तो यू नीड टू हायर सर्विसेज ऑफ अदर पर्सन जो कि अब ये काम करेगा और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. तो जो पाकिस्तान जैसा कंट्री है इसमें तो मर्दों का फायदा ही फायदा है कि आपके सारे बेनिफिट्स आपको औरत की सूरत में मिल जाते हैं. तो एक जो फुल पैकेज है किस्म का वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैरिज अनफॉर्चुनेटली. ओके अब उनका ये ख्याल था कि क्योंकि जो अभी करंटली जो वो सर्विसेज देती हैं दैट रिमेन अननोटिस्ड ड्यू टू पेट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म. अगेन व्हेन यू टॉकिंग ऑफ अ कैपिटलिज्म देयर इज आल्सो पेट्रियार्कल थिंकिंग एज वेल. नॉइस एंड नॉइस क्या मतलब बट साहब? चलें शुक्र है आज बट साहब के टेबल नहीं है, वरना इनका खाना तो उस वक्त आगे इन्होंने रखा हुआ था. तो आई होप सो कि बट साहब ने रोजा रखा होगा. चलें शुक्र है. ओके तो मैं आपको बता रहा था पेट्रियार्की. यस. ओके तो उनका ये ख्याल है कि ये जो पेट्रियार्की है व्हाट्सएप अफ्तारी किसी होर ने भी बुलाते हो या खुद ही कर खा जाते हो सारा कुछ? एनीहो तो उनका ये ख्याल है कि ये प्रॉब्लम जो है दैट रिमेन्स विद द पेट्रियार्की दैट इवन वुमेन दे आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड बट स्टिल देयर सर्विसेज दे आर नॉट गोइंग टू बी रिवॉर्डेड. तो आप इस चीज पेट्रियार्की को खत्म करें. और उनका ये ख्याल है कि ये जो आप पेट्रियार्की की बात करते हैं या कैपिटलिज्म जो अगेन दैट इज अ पेट्रियार्की. अब रीजन क्या है? उनका ये ख्याल है कि ये जो फीमेल जो हैं दे आर गोइंग टू बी इग्नोर्ड और जो वुमेन हैं वुमेन को जो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, उनका ये ख्याल है कि ये जो एक हायरार्की है, डिवीजन है, वो उस डिवीजन में प्रॉब्लम है
कि आपके जो इंटरनेशनल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फैमिली लेवल पे बात करते हैं, फिर आप लोकल लेवल पे बात करते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे बात करते हैं, नेशनल लेवल पे बात करते हैं, इंटरनेशनल पे बात करते हैं। तो हमेशा चेंजेस दो तरह की होती है, एक टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। उनका ये ख्याल है कि जो वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ना कैपिटलिज्म, इसमें जो चेंज एसेंशियल है दैट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। अब उनका ये ख्याल था कि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, उस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में भी इनइक्वालिटी है। कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में क्या मुराद है? इंटरनेशनल स्ट्रक्चर से मुराद आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो आपके पॉलिसी, आपके रिलेशंस, स्टेट्स के रिलेशंस को गवर्न करते हैं। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम मिसाल लें तो कौन सी होगी? आईएमएफ होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, ठीक है, आपका डब्ल्यूटीओ होगा। दे आर आल्सो मैन डोमिनेटेड, जिसकी वजह से उसके जो इफेक्ट्स हैं दे कैन नॉट बी टेकन टू बॉटम। और सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ योर फैमिली, सो स्टिल देयर इज अ इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर? ओके। अब उनका ये ख्याल था कि जो फिर जो वेमेन के रोल है, वेमेन के रोल किस तरह से नोटिसेबल हो सकते हैं? वेमेन के रोल नोटिसेबल हो सकते हैं व्हेन अ वुमन इज गोइंग टू प्रेफर पब्लिक रोल टू प्राइवेट रोल। अब प्राइवेट सफेयर क्या है? प्राइवेट सफेयर में उसका जो रोल्स हैं और उसके जो हाउस होल्ड टास्क हैं, दे आर प्राइवेट सफेयर। पब्लिक रोल्स में कौन से हैं जो कि उसके ओवरऑल जिसमें उसको सर्विस रिवार्ड मिलता है? उनका ये ख्याल था कि जो वुमेन है, इफ दे हैव ऑप्शन, सो वुमेन शुड प्रेफर पब्लिक रोल ओवर प्राइवेट अफेयर। ओके। और उनका ये भी ख्याल था कि जो वुमेन है, दे आर द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टर्स इन द सोसाइटीज। कि जो इकोनॉमिक एक्टर्स है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया एडम स्मिथ की थ्योरी, उनके बगैर उनका रोल कुछ भी नहीं है। तो क्यों वो अभी आप समझते हैं कि उसको शामिल किया जाए? क्योंकि सर्विसेज उनकी अननोटिस रहती है, राजा उनको पब्लिक रोल प्रेफर करने चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट। इज इट ऑल ओके? पाकिस्तान में, चले पाकिस्तान को पढ़ते हैं क्या है अभी ज्यादा। ओके, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं गैड अप्रोच। जो गैड अप्रोच है, गैड अप्रोच बेसिकली दैट इज अ सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो गैड अप्रोच है, ये बेसिकली ये जो डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स थे ना, विद द वुमेन फॉर अ न्यू एरा, उसको डॉन एब्रिविएशन है उसका। तो जब ये स्टार्ट होता है इंडिया से 1986 से, तो तब जो है ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है दैट इज गोइंग टू बी हाईलाइटेड, जो कि यूएन थर्ड कॉन्फ्रेंस नैरोबी में हुई थी। ओके। अब गैड क्या करता है? गैड जो है, एक तो यह है कि ये पब्लिक प्राइवेट डायकोटमी को रिजेक्ट करता है। कि जिस तरह वैड ने कहा था ना कि इफ वुमेन हैव अ ऑप्शन दैट इफ यू हैव टू परफॉर्म अ पब्लिक और अ प्राइवेट रोल, सो व्हिच रोल यू नीड टू गिव मोर वेटेज, सो ऑब्वियसली यू नीड टू गो फॉर पब्लिक रोल। They are going to negate such division. इनका ये ख्याल था कि you can't say that you have to go for a public. It should be individual choice that whether you need to go for a public or a private role. But you cannot make you cannot dictate and you cannot compel individuals to perform certain roles at the cost of other. तो ये जो dichotomy है public private role की, वो उसको negate करते हैं। ओके, नेक्स्ट इनका पॉइंट था कि ये जो आप जेंडर एंड डेवलपमेंट है, कि डेवलपमेंट में वुमेन का क्यों रोल नहीं है। उनका ये ख्याल था कि डेवलपमेंट जो है, उस वक्त तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक आप प्राइवेट अफेयर में इंडिविजुअल्स को इंडिपेंडेंस ना दें। और उनका ये ख्याल था कि अगर हम वुमेन की बात करें, तो वुमेन की जो ऑपरेशन है दैट इज गोइंग टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम देयर प्राइवेट अफेयर। So this is the very important why women they're going to be oppressed in the power affair. That is again because of a patriarchy, and in a patriarchy you are going to limit the roles, and you are going to judge society just on the basis of two things: domination and submission. Women they are going to consider as a submissive, and men they are going to be considered more dominant here. ओके, नेक्स्ट उनका ये ख्याल था कि जो वुमेन है डेवलपमेंट के लिए, जो वुमेन ऑब्वियसली व्हेन यू टॉकिंग ऑफ अ जेंडर, सो नॉट स्पेसिफिकली दे आर गोइंग टू टॉक ऑफ जस्ट वुमेन, दे आर टॉकिंग ऑफ अ third sex also, they are talking of all genders, men, women and transgender. But again you can say when you're talking of a gender, so women are also part of it, and women because they are more in number in term of their victim, this is one of the reasons that still we are going to focus more on women. अच्छा, स्पीड, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट।
विद वेन में डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ, ये समाविया इसको करते हैं अभी क्लियर, डोंट वरी, ठीक है जी। जहूर साहब करते हैं क्लियर, लेट मी कंप्लीट, फिर आप बताइएगा कि क्लियर है या नहीं है, ठीक है। ओके, जो जेंडर है, जेंडर में थर्ड सेक्स की भी बात है। चलें, हौसला रखें जनाब, अभी मैं इधर ही हूं, मैं कौन सा भाग रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। जेंडर इज नॉट स्पेसिफिक टू वुमेन, जेंडर जो है, जेंडर इंक्लूड्स वुमेन, ठीक है। तो इनका जिस तरह वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, उनका फोकस ही वुमेन पे था, इनका फोकस ऑल जेंडर्स पे था, मेन पे भी, वुमेन पे भी और थर्ड सेक्स पे भी। लेकिन ये समझते थे कि जिस तरह वैड ने कहा था ना, वैड ने क्या कहा था, वैड ने कहा था कि अगर आपको पब्लिक और प्राइवेट रोल, तो किसको प्रेफर करना चाहिए, पब्लिक को। ये जो पब्लिक प्राइवेट की डिवीजन है, इसको उन्होंने नेगेट किया था कि दिस शुड बी इंडिविजुअल चॉइस, कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो होम रोल परफॉर्म करना चाहता है या प्राइवेट रोल परफॉर्म करना चाहता है, डोमेस्टिक रोल परफॉर्म करना चाहता है, यू कैन नॉट से दैट यू हैव टू गो फॉर अ पब्लिक। जिस तरह अभी मैडम अब्बासी ने कहा कि मुझे आफ्टर गेटिंग मैरिड आई वुड बी हैप्पी टू सर्व माय स्पाउस इन डोमेस्टिक अफेयर। अब ये इसकी चॉइस है, आप इसको ये नहीं कह सकते जी कि आप अपने उसके साथ मत कोऑपरेट करो। ये जेंडर, जो पब्लिक वाले वैड वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो ये नहीं करना, आपको पब्लिक रोल ही परफॉर्म करना है, आपको जॉब ही करनी है, ठीक है। गैर वाले कहते हैं कि आप उनको डिक्टेशन नहीं दे, चॉइस है, वो चाहे पब्लिक करें चाहे प्राइवेट करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा था वैड वालों ने कि ये जो वुमेन की ऑपरेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, कि टॉप टू बॉटम अप्रोच एसेंशियल है। वैड वालों का, गैर वालों का ख्याल था कि ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, दैट इज नॉट मोर वर्केबल। सॉरी। ओके, इनका ये ख्याल था कि बॉटम टू टॉप अप्रोच दैट वुड बी मोर वैलिड हियर, कि बजाय कि जब तक इंटरनेशनल लेवल पे इक्वालिटी नहीं आएगी, उसके इफेक्ट्स ट्रिकल डाउन नहीं होगी और बॉटम पे चेंज नहीं आएगी। इनका ये ख्याल था कि आपको ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक चेंज लाने की जरूरत है, और सबसे पहले चेंज आपकी फैमिली में आनी चाहिए, आपके प्राइवेट स्फीयर में इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, और प्राइवेट स्फीयर में जो इंडिविजुअल की विक्टिमाइजेशन है उसको आपको कर्टेल करना चाहिए। इज इट क्लियर? कुछ बात पहले पड़ी? थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट इनका ये था कि इन्होंने कहा था कि जो वुमेन है, ये कहना कि चेंज शुड बी नीड फॉर, चेंज शुड बी ब्रॉट फॉर वुमेन, जिस तरह की इन्होंने कहा था, ठीक है, कि इन्होंने कहा था कि वो चेंज आएगी जिसकी बेसिस पे या फीमेल के उनको वो करें। तो इन्होंने कहा था कि जो वुमेन है, चेंज वुमेन ने लेके आनी है, women are the agents of change rather than a passive recipient. So you cannot look and you cannot rely on men's support for your empowerment. You have to bring change by yourself, and you should act as important actor rather than looking for as just passive recipient. So you have to eradicate such thinking. That's why GAD is a different from WED. Clear? Okay, thank you very much. नेक्स्ट इनका ये ख्याल था कि पॉलिटिकल वॉइस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स नहीं लोगे, तब तक आपके बाकी इशू भी जो है वो रिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इसमें एक स्लोगन यूज होता है, लेट मी रिकॉल दैट स्लोगन, उसका नाम है, यस, उसका नाम है पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है। ये हम वैसे जब आपको वेव्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब ये होता है कि नथिंग इज अ पर्सनल, नथिंग इज अ पॉलिटिकल, वट एवर पॉलिटिकल डिसीजन यू टेक दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर पर्सनल इश्यूज, एंड वट योर पर्सनल इश्यूज यू आर गोइंग टू फेस दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से मैरिटल रेप,
Marital rape is not your personal issue because politically you have not enacted a law. That's why you are going to face a particular issue. Similarly, you can say domestic violence. So no, because politically you didn't take such initiative due to which you are going to suffer domestic violence. So again, nothing is personal, nothing is political. So whenever you take any political decision that is going to improve your personal life and that is going to you can say that is going to deteriorate your personal life. So basically, nothing is personal, nothing is a political. Similarly, when you're talking of a gender and development, they were of the view that if you want to change, if you want to improve, and if you want to raise your personal issues in your own personal capacity, and you want to take out of yourself from oppression, then you have to increase your political voice. Okay. Next, the concern is that you have to take your due rights in inheritance, because without your economic rights, your personal issues cannot be overcome. So just you can say that you need to be given access to public role. It doesn't mean that your exploitation is over, as the point that was explained by Wyatt, that when you have been given access to public role, it's all about your independence. But when you're talking of a GAD, they were of the view that at the same time, not necessarily that you have to gain access to public role. At the same time, when you're talking of your inheritance, when you're talking of your property rights, and unless they're going to be secured through legislation, your empowerment cannot be gained. Last but not least, you have to redefine traditional roles. You have to bring change in individual thinking. You have to change the non-material culture. You have to change ideology of individual. You have to eradicate such clear-cut demarcation in role. This is for male, this is for female. So you have to redefine roles. Is it clear? That is all about GET. जी, उनकी कंफ्यूजन है हाले तक? ये सब क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। रहीला, आपकी कहाँ सुई फंसी हुई है अभी तक? चलिए रहीला, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। रहीला, जी रहीला। जी सर, मुझे ये समझ नहीं आया कि गैड वालों ने भी तो वुमेन के रिलेटेड ही बोला है ना, तो फिर वुमेन एंड डेवलपमेंट में भी तो इसमें जेंडर का क्या है? रहीला, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जेंडर स्टडीज है ही बेसिकली वेमेन की, क्योंकि वेमेन उसका पार्ट है जेंडर स्टडीज का। पहली बात तो ये ध्यान में रखें, वेमेन आर नॉट सेपरेट फ्रॉम जेंडर्स, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप तीन सेक्स की बात करते हैं तो उसमें जो परपेट्रेटर है वो कौन है? वो तो मेल है। और दूसरे नंबर पे आप देखते हैं कि वेमेन दे आर हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, और जो थर्ड सेक्स है उनका नंबर बड़ा लिमिटेड है। इन्होंने उनकी बात जरूर की है, बट अगेन क्योंकि देखिए जो मेजोरिटी में है उनको तो ये इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है एम्पावरमेंट की, कि वेमेन की भी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन वेमेन की जो स्ट्रेटजी एम्पावरमेंट की फ्रॉम द वर्ड, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। ओके सर, ठीक है ये सर। आपको वाकई समझ आई है या ऐसी कर्टसी में होके कह दिया आपने? नहीं सर, समझ आ गई, वाकई से समझ आ गई। अच्छा फिर ठीक है, मैंने कहा शायद ऐसे कर्टसी में ना कह दीजिएगा। नहीं। भट्ट साहब को नहीं पूछेंगे, भट्ट साहब नफ्तारी तक है तो भट्ट साहब वैसे ही गैप हो गए ने। चलें, दैट वाज जस्ट एन लाइटर नोट। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सैप। भट्ट साहब कभी सैप खाया है अपनी इफ्तारी में? चलें भट्ट साहब ने सैप तो नहीं खाया होगा, स्नेक खाया होगा। चलें ओके। तो जो सैप है दैट इज अ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। अब जब हम स्ट्रक्चरल एडजस्ट प्रोग्राम्स की बात करते हैं, सो ये बेसिकली ये जो सैप है ना, ये आपकी जो इंटरनेशनल गवर्नेंस है, ये चीज उससे रिलेट करती है कि आपके जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, आपका इंटरनेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से जेंडर डिस्पैरिटी को सपोर्ट करता है या जेंडर डिस्पैरिटी के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। ओके, अब जब हम बात करते हैं
SAP की स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, हाउ डू यू डिफाइन SAP स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आई कैन टाइप हियर फॉर यू। SAPs जो है ये बेसिकली आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। ये यसर आपको आता है या मैं चलिए यसर को एक मौका दे देते हैं। यसर, वुड यू लाइक टू स्पीक, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ SAP if it is convenient to you? यसर, यसर भी भाग गया, नहीं है यसर अभी मीटिंग में। चले यसर अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एनी इट्स ओके। तो SAPs जो है ये बेसिकली आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। अच्छा आपने लिख दिया है, ओके। ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, और ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं ये कौन देता है? ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए है। और इसमें उनको क्या होता क्या है, बेसिकली इसमें सर्टन फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है ये कब मिलती है उनको? ये बेसिकली सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, subject to fulfillment of certain conditions. So basically how many ingredients are there in this definition? Okay, these are the economic policies by the world economic institutions for the developing least developing countries, whereby certain financial assistance is given subject to fulfill certain conditions. तो total कितनी conditions हैं इसकी? 5, ठीक है। ingredients आप बात करें इस definitions के तो 5 हुए। वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? वो IMF है और वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। अब बात ये है कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है आपको क्यों मिलेगी, ठीक है, क्यों आपको IMF पैसे देगा? ओके, ऑब्वियसली जब आप किसी से पैसे लेंगे तो वो, अब आप कहेंगे कि भट्ट साहब आप तो इतना 5,000 का डेली का खाना खा जाते हो, तो 5,000 हमें भी उधारी दे दो। तो भट्ट साहब वो लोन आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भट्ट साहब के माइंड में ये होगा कि यार वेदर यू कैन री loan or not, what are the conditions on the basis of which he is going to issue some loans to you. So without assessing your credibility and without knowing your target for which you are going to ask for money, BATSA will never allow you for loan. Similarly, okay, यार देखे ना, ओके चलें ठीक है बट साहब। इसी तरह हम कहते हैं कि जो सैप है, सैप जब आपको पैसे देता है तो उसके कुछ टारगेट्स होते हैं। मसलन लिबरलाइज द इकोनॉमी, कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, आप कंपटीशन को सपोर्ट करो, ठीक है, कार्टलाइजेशन को खत्म करो, मोनोपोली को खत्म करो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, आप जो है फिस्कल इम्बैलेंस को ओवरकम करो, पॉवर्टी को खत्म करो, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओगे तो पैसा वापस कर पाओगे ना, ठीक है। और आप ऐसी कंडीशंस लेके आओ, मेकिंग कंट्री केपेबल ऑफ रिटर्निंग लोन, ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल अपनी सब्सिडी खत्म करो, आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम करो, फिर ही आप लोन वापस कर पाओगे ना। जब तक आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करेंगे, रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, आप लोन कैसे खत्म कर पाएंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंडीशंस होती हैं जिसकी बेस पे आपको पैसे मिलते हैं, जो हम कह रहे थे सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट सर्टेन कंडीशंस। इज इट क्लियर? इज ऑल गुड? ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये जो सैप है, आप सैप के रिलेशन को पाकिस्तान के साथ कैसे देखते हैं? इज इट गुड और बैड? ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। 2009 में भी है, फिर 2019 में, ठीक है। ओके, ये तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड? ओके छोड़ें, चलें अब आप मुझे बताएं। अच्छा, हु इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट? whom should I unmute? Who is interested to speak here? Do we have any volunteer here? कि आप इसके इम्पैक्ट्स को किस तरह से देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है तो किस तरह से है, नेगेटिव है तो किस तरह से नेगेटिव है? You wanna speak and no, at least write no. कोई भी नहीं बोलना चाहता, चलें मुबारक, शुक्रिया। ओके, बड़े अफसोस की बात है।
चलें, शरोसा बोलना चाहते हैं, शरोसा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच यार। चलिए कोई बात नहीं, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा ना। ये किसने कहा था, शाह शहरोज। जी शहरोज खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर जिस तरह हम सर आईएमएफ हमें कंडीशंस देती है, जिस तरह हमें कोई कंडीशंस पे हमें लोन देती है, तो सर हम वो कंडीशंस देखते हैं कि हम पूरी करते हैं कि नहीं। जिस तरह सर हमें कहते हैं टैक्सेस बढ़ा दे या सॉरी, मुझे एजुकेशन एक पे एक लगाए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पहले बताएं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर ये पॉजिटिव में भी आता है सर, नेगेटिव में उसके साथ सर आपको एक्सलेंस। इसको वन इंटरेक्ट वन वन बाय आप मेरे से ज्यादा स्पीड तो आपकी है। कर। ओके, हम कहते हैं कि इसके जो है, जो इम्पैक्ट्स हैं, दे आर डुअल, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव बताएं। सर पॉजिटिव ये कि सर हमें जो लोन देते हैं सर, हमें देते हैं कि एजुकेशन पे हम लगाए, पोवर्टी पे लगाए सर। तो हमारे साथ इतना अपने खुद इतने नहीं है पैसे कि हम सर इन चीजों पे लगाए, तो हम सर आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि हम ये पैसे इन इन जगहों पे लगाएंगे, तो वो फिर हमें सर इन कंडीशंस पे लोन देते हैं। लेकिन सर नेगेटिव इसकी ये कि हम सर एक मिनट, एक लोन। मिनट, एक मिनट हौसला करें। तो बेसिकली पॉजिटिव हम कहेंगे कि जो इसकी कंडीशंस हैं वो सारी पॉजिटिव है। कि आप पाकिस्तान में ने क्या किया कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज किया, आपने टैरिफ कम किए। टैरिफ कम करेंगे तो आपका जो ट्रेड वॉल्यूम है दैट वुड बी इंक्रीज। ठीक है। वो कहते हैं कंपटीशन कम करें, तो पाकिस्तान ने जो है वो कंपटीशन कमीशन बनाया, जो कि आपके कार्टेलाइजेशन और मोनोपोली को खत्म करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। जब आप फर्म्स जी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो आपका कंपटीशन आएगा, कंपटीशन आएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और आप इनोवेशन की तरफ जाएंगे। तो दैट इज अ गुड थिंग, पाकिस्तान में वो भी हुआ। ठीक है। जी अच्छा सायरा, मेरी स्पीड तेज जा रही है। अच्छा चले, स्लो करता हूँ मैं। अच्छा सॉरी, अभी आपने ना वो इसको अपने आप को म्यूट नहीं करना है शाहरोज। जी ठीक जी है। जी 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 सर। ओके, फिर हम कहते हैं जी कि प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग हुआ, बिल्कुल ठीक। आपने ये आइए इसकी एग्जांपल ले लें, किसकी लें, पीटीसीएल की ले लें। कि पीटीसीएल को अपने प्राइवेटाइज किया तो पीटीसीएल बड़ी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है। इसी तरह आप पीआईए या आप इसकी बात करें, स्टील मिल, सो दे आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज अ वाइट शुरू किए, ताकि जो पॉवर्टी है उससे लोगों को निकाला जा सके। ठीक है। आपने सर्टन लोन्स दिए बिजनेस के लिए। और आपको आवाज आ रही है, कैन यू हेयर मी? जी जी आ रही है सर, आ रही है। स्टेट आ बैंक हो रही गया है। सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, उसके बाद आप कहते हैं आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लेके आती है, गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज लेके आती है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है कि आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि कंट्री की प्रोडक्शन बढ़े। और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी एंड सो ऑन। तो ये तो सारी चीजें होगी पॉजिटिव। ठीक है। अब आ जी जी जाती हैं कि जो सैप है उसके पाकिस्तान पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। जी शरोज, नाउ इट्स योर टर्न। जी सर। नेगेटिव ये है सर कि जिस तरह वो हमें लोन देते हैं इन चीजों के लिए कि हम इन वुमेन एम्पावरमेंट पे लगाए, एजुकेशन पे लगाए। हाँ, वो सर हमें आगे से बताते हैं कि टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर, लेकिन हम सर टैक्स नहीं कलेक्ट पाते, नहीं कलेक्ट कर सकते इतना सर। और सर दूसरी बात ये सर, हम वो हमें जिस चीज के लिए फंडिंग देते हैं उसमें सर करप्शन होती है सर। अगर वो हमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देते या एजुकेशन के लिए या फूड सिक्योरिटी के लिए देते, तो हम सर उसमें करप्शन हो जाती है सर। ये एक बड़ा सर नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका सर। तो हम इसका सर प्रॉपर आईएमएफ का क्या यूटिलाइज। लेना देना? अगर करप्शन है तो करप्शन इज योर इंटरनल इशू, इसका आईएमएफ के साथ लिंक तो कोई नहीं है। हम तो आईएमएफ की बात कर रहे हैं ना, कि आईएमएफ के साथ जो कंडीशन है वो गलत है। अगर वो गलत है तो हम उस पर बात करें ना। हम जी अपने इंटरनल इश्यूज को तो आईएमएफ के साथ लिंक नहीं कर सकते। स्टेट बैंक का सर जिस तरह हमने किया सर, स्टेट बैंक की जो कंडीशंस थी सर वो हमारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं सर। हमने बहुत ज्यादा उसको सर ऑटोनोमस कर दिया सर, इतना नहीं करना चाहिए था सर। तो ये एक है सर कंडीशन जो स्टेट बैंक आईएमएफ ने हमारे पे रखी है सर। नहीं, मेरा इसके एक ख्याल है कि आप नेगेटिव। इसको, नहीं आप मेरा ख्याल इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो लेट मी एक्सप्लेन, डोंट वरी। एनी थैंक यू वेरी मच शेरोज, आई थैंक यू सर। अप्रिशिएट योर थैंक यू। कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके। अगर हम इसको, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी कोई नहीं कहा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, शाह साहब स्टेट बैंक वाली बात मैंने अभी नहीं कहा। ठीक है। ओके। मेरा ख्याल पहले मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद हम इसको देखते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कंप्लीट कर लूं। ओके।
ये कहते हैं कि आप कंट्री कैपेबल तब होता है जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे, तो वो पैसे देगा ना। वो पैसे कब होंगे? जब अपने वो रेवेन्यू को बढ़ाएगा। रेवेन्यू कब बढ़ाएगा? रेवेन्यू बढ़ाएगा थ्रू टैक्सेस। टैक्स को कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सबसे जो इजीएस्ट, जब आपने रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाना है तो आपका किस पे फोकस होगा? डायरेक्ट टैक्स पे होगा या इनडायरेक्ट टैक्स पे होगा? आपका इनडायरेक्ट टैक्स पे होगा। कि भट्ट साहब जो है 5,000 का खाना खाते हैं, भट्ट साहब जो है एक टाइम का, अगर भट्ट साहब नेस्ले की बोतल लेते हैं तो भट्ट साहब उस पर 2 रुपए टैक्स देते हैं। अब हमारे जैसे जो कि नहीं 5,000 का खा सकते, ठीक है, हम भी दो दो रुपए टैक्स देते हैं। दिस इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, कि जिसमें आपको लोगों की इनकम से कंसर्न नहीं है। आपका जो टैक्स है दैट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, कि आपने कपड़े लेने इतना टैक्स है, खाना खाना है इतना टैक्स है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका जो टैक्स वॉल्यूम है दैट वुड बी ब्रॉडर। ओके। जब इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा, डायरेक्ट टैक्स कम होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगने से यार ये क्या लिखा है आपने बट साहब? कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन तभी देगी लीव होगा कि कंट्री होगा। ये अब क्या बातें अपनी शुरू कर दी हैं? मैं आपको बता के रहा था, आपने भुला ही दी है। हम कहाँ पे थे अभी? ओके, इनडायरेक्ट टैक्स पे थे। तो स्टेट वो उनको कहते हैं कि आप अपना टैक्स वॉल्यूम बढ़ाएं। जब वो कहते हैं टैक्स वॉल्यूम बढ़ाएं तो आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देते हैं। जब इनडायरेक्ट टैक्स आप बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। जब आपकी परचेजिंग पावर कम होगी तो आपकी सेविंग कम होगी ज्यादा होगी? आपकी सेविंग भी कम होगी। जब आपकी सेविंग कम होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी ज्यादा होगी? इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी ज्यादा होगी? प्रोडक्शन भी कम होगी। जब प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम होगी ज्यादा होगी? एक्सपोर्ट्स भी कम होगी। जब एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी कम होंगी? आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी। जब इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी तो दैट वुड बी अ ट्रेड डेफिसिट। जब ट्रेड डेफिसिट होगा तो आपका जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स की डिप्लीशन होगी। जब फॉरेन रिजर्व्स की डिप्लीशन डिप्लीशन होगी तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी या डेप्रिशिएट करेगी? आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी डिफ्लेशन होगी? आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी। तो जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन होगी तो पॉवर्टी कम होगी ज्यादा होगी? पॉवर्टी ज्यादा होगी। तो दैट इज अ विशियस सर्कल, कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप पॉवर्टी कम करो, दूसरी तरफ आपकी जो कंडीशंस हो जाती हैं वो पॉवर्टी को सपोर्ट करती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? ठीक है। ओके। दुनिया में जो टैक्स है, दुनिया में 60% डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और 40% जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में करंटली जो है वो 65% जो है दैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, और आपका जो 35% है दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्गर करो, या चलें उससे पहले ये कर लें। वो कहते हैं आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो। आप अपनी इकोनॉमी को कब लिबरलाइज करते हो? जब आपकी इंडस्ट्री कंपटीशन के मोड में हो। तो जब आपकी कंपटीशन, आपकी जो इंडस्ट्री है वो कंपेटिटिव नहीं है, जब आपकी इंडस्ट्री जो है वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है दैट इज वेरी हाई, यू कैन नॉट लिबरलाइज योर इकोनॉमी, अदरवाइज योर इकोनॉमी वुड कोलैप्स। तो जब आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडस्ट्री कोलैप्स करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी बढ़ेगी। फिर आप कहते हैं कि आप अपनी पॉवर्टी खत्म करो।
कैन से मार्केट इज वेरी सैचुरेटेड व्हेन इंडिविजुअल्स हैं। आपको आवाज नहीं आ रही? कैन यू हेयर मी? छोड़े यार, आपने सारा टेम्पो ही तोड़ दिया। चलें बस छोड़ें। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। वो एक रिदम में मैं आपको बता रहा था, आपको समझ ही नहीं आई। चले छोड़ दें, जितनी आगे उतनी बड़ी है। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस। ये लिखे हुए हैं, इसको देख लें। क्लियर? शुड आई मूव नेक्स्ट? जिशान साहब, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो लगता है जो प्रोडक्ट पे लगता है। ठीक है, ये मोटा सा डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। ओके नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के जेंडर पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है, या ग्लोबलाइजेशन जो है वो जेंडर में इन जो इंडिविजुअल्स उसमें इनइक्वालिटी को सपोर्ट करती है। अच्छा अच्छा चुप, ये पढ़ लें 2 मिनट के लिए। ओके एक्सलेंट रहीला। चलिए पहले मैं रहीला को करूं अनम्यूट। रहीला, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह से ये दोनों करती है। शाबाश रहीला। यार तुम सुन भी नहीं सकते, मेरी दूसरी क्लास है, मैं भी तो बोल रहा हूँ मुसलसल। जी रहीला। जी सर। सर ग्लोबलाइजेशन इस तरह से इफेक्ट करती है कि सर एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऑलरेडी वुमेन्स को, क्योंकि वो लोकल बिजनेसेस पे काम करती हैं, तो जितनी ज्यादा कल्चर्स इन्वॉल्व होते रहते हैं उस तरह से वुमेन्स के लोकल बिजनेसेस को एम्पावरमेंट नहीं मिलती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इस तरह से उन्हें इफेक्ट पड़ता है। और सर ये पॉजिटिव इस वजह से होती है कि कैपिट वो उन लोगों को मार्केट ब्रॉडर मिल जाती है। नो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सॉरी, मेरा ख्याल है मेरे नेट में। दोबारा बताइएगा, ये फीमेल के लिए कैसे सपोर्टिव नहीं है रहीला? सर ये इस तरह से सपोर्टिव नहीं है क्योंकि वुमेन काम होता है वो उनकी लोकल मार्केट का होता है। तो जिस ठीक है। तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाती है, डिफरेंट कल्चर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको इतनी ना कंपटीशन उनका बढ़ जाता है और गवर्नमेंट उनको एम्पावर करती नहीं है। तो जितना ज्यादा, जिस तरह से चाइना ज्यादा ऑफर करता है प्रोडक्ट्स को चीप प्राइस में, तो जो ये लोग हार्ड जैसे हैंड वूवन काम होता है, जो है वो मशीनरीज के थ्रू बना के दे देते हैं लेकिन वो चीप होता है। ये लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग काम करते हैं लेकिन इनका एक्सपेंसिव होता है। ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा वुमेन को ये नुकसान होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि चीप प्रोडक्ट खरीदना। और जो है, लेकिन इसका ये फायदा भी होता है कि ये लोग सिर्फ अपने कंट्री में अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ नहीं बेचते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में उसको बेच सकते हैं। अच्छा, वैसे रहीला ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? ग्लोबलाइजेशन होती है डिफरेंट कंट्रीज जो है मिलके इन्वॉल्व करते हैं, कल्चर शेयर करता है। अच्छा, हमें नहीं पता था। बड़ी अपनी मोटी बात बताई हमें। चलें, थैंक यू वेरी मच रहीला, ये अप्रिशिएट फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ओके, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, ट्रेड फ्लोज, ट्रेड एज अ ग्लोबलाइजिंग फोर्स, कैपिटल फ्लोज, factors of mobility, cultural diffusion, the media as a globalizing force, internet and world wide web. So that is a driving forces of globalization. ठीक है, कि जब आपको एक्सेस हो जाती है और आप जो है वो बॉर्डरलेस सोसाइटी की बात करते हैं। देखिए ना कि आप कहीं पे भी हो, फॉर एग्जांपल इवन इन इफ यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स बट स्टिल यू कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो लिबरलाइजेशन के जो अमेरिका का प्रोडक्ट है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ट्रेड फ्लोज तो ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, उसी में ही वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेड एज अ कैपिटल
ग्लोबलाइजिंग फोर्स, ठीक है, कि जिसके जरिए आपकी जो रिलेशन certain countries you can move freely, cultural diffusion के जो रहीला है वो, यार आपको आवाज नहीं आ रही? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? अब आ रही है? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चले, ओके, अब क्लियर है? शुड आई कंटिन्यू? ओके, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में ये होता है कि ये सारे उसके ड्राइविंग फोर्सेस हैं, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये फोर्सेस हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में, एक बॉर्डरलेस सोसाइटी को बिल्ड करने में। ओके, अब मुझे ये बताएं कि अगर हम इसको जेंडर इश्यूज को देखें अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, लेट्स हैव अ लुक कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, powerful forces of globalization have highlighted various gender issues throughout the globe. This is an example of a developing nation. एक ये है वह, globalization has a huge impact on the lives of nations, including Pakistan. What are the impacts of global political economy? ठीक है, ओके, उसके बाद globalization has connected worldwide to a village yet inequalities across the nations. ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो जब हम इसको जेंडर इश्यूज की बात करते हैं, तो जेंडर इश्यूज को ये भी रहीला एक्सप्लेन कर रही थी, तो जेंडर पे पॉजिटिव भी इम्पैक्ट आए हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट जेंडर पे क्या आए हैं? कैन यू एक्सप्लेन? अगर हम जेंडर पे पॉजिटिव चीजों की तरफ देखें, सैयद जिशान, ओके सैयद साहब, पॉजिटिव बताने अभी आपने जिशान साहब। पॉजिटिव इस तरह से आए हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमीज जो हैं वो बूस्ट होती हैं। सर जैसे नॉर्थ कोरिया का देखें, वो किसी के साथ भी उसने ग्लोबलाइजेशन किसी के साथ भी नहीं की हुई, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी कंपैरेटिवली ब्राजील से बहुत थोड़ी है, उसका जीडीपी ब्राजील से बहुत थोड़ा है। देयरफॉर अगर पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन में जा रहा है, अब सक्सेसफुली जा रहा है, अभी तक कंप्लीटली यानी कि कंप्लीटली जाने की कोशिश कर रहा है। सर ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा कि हमारा जीडीपी बेहतर होगा, जीडीपी बेहतर होने से हमारे जेंडर की डिस्पैरिटी कम हो जाएगी। जब जेंडर की डिस्पैरिटी कम हो जाएगी, सब लोगों को इक्वल रोल्स मिलेंगे, सब लोगों को इक्वल रोल्स मिलेंगे, तो लोग जो औरतें जो हैं वो अपनी अपनी पसंद के काम कर सकेंगी, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में जा सकेंगी। अगर कोई औरतें प्राइवेटली काम करना चाह रही तो वो प्राइवेटली भी काम कर सकेंगी। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव रोल है जेंडर पर। एक्सीलेंट, शाबाश। ये आपने जो आपने सारा कुछ बताया है ना, वो आपने जस्ट एक चीज बताई है कि उससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्लियर होंगी। यार आपको आवाज क्यों नहीं आ रही मुबशिर साहब? इनको तो आ रही है, सैयद जिशान साहब को। ये वॉइस का किसी और का भी इशू हो रहा है? अच्छा, नहीं चलिए सर। आप अच्छा चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच जी जिशान साहब। तो ये जिस तरह जिशान ने अभी फरमाया कि वो बेसिकली उससे आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और वुमेन के लिए जो डिफरेंट एवेन्यूज हैं, दे वुड बी ओपन फॉर देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, और जिस तरह रहीला ने बताया कि इन टर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो दैट इज अ वन एस्पेक्ट कि उस तरह उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो शहरोज हैज एलैबोरेटेड वेरी वेल कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब आपको आपके राइट्स की अवेयरनेस है, ठीक है। अब अवेयरनेस किस तरह से है कि मसलन आप कहते हो कि दिस इज अ क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम, मैरिटल रेप शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम, ठीक है। इसी तरह आप कहते हो कि ये जो साथ आप कहते हैं कि ये जो वनी है, वट्टा सट्टा है, दैट इज आल्सो यू कैन से अ सॉर्ट ऑफ क्राइम, ठीक है। तो कम से कम जो ऑनर किलिंग है, दैट इज कंसिडर एज अ क्राइम। तो आपको अपने राइट्स का पता चलता है, ठीक है, आप अपनी लीगल जो प्रोटेक्शन है उसका आपको पता चलता है कि व्हाट आर द इश्यूज इन द वर्ल्ड। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। मसलन डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग, रेप, वनी, मैरिटल रेप, लैक ऑफ वेजेस पैरिटी, सेक्सुअल हरासमेंट, इकोनॉमिक वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस, इनके बारे में अवेयरनेस आई है। दैट इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जेंडर। इज इट क्लियर?
ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आ जाते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे कि ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। डू यू हैव एनी वॉलंटियर हियर? व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ जेंडर ग्लोबलाइजेशन ऑन जेंडर? कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई भी नहीं करेगा? चले माहम को करते हैं, माहम। जी माहम, औरत समाज में क्या मसला क्या है आपको, माहम? जी माम, कैन यू एक्सप्लेन? नो? ओके ओके, अगर हम कहते हैं चलें सैयद ज़ीशान को कर लेते हैं फिर। ये वैसे सर सॉरी टू से मैं उसको जो है ना औरत मार्च को नेगेटिव नहीं लेता। जी अब बताएं सैयद ज़ीशान। सर ग्लोबलाइजेशन से जो सबसे बड़ा आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है सर, वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि एनवायरनमेंट हमारी किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। अब सर एनवायरनमेंट का जो है वो ह्यूमंस के बिहेवियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जैसे सर हम लोग लेट्स सपोज अगर गर्मियों में रमजान आ रहा है और गर्मियों की वजह से हीट वेव आ गई है सर, लोगों के घरों में डेथ हो रही है सर। सर इससे क्या होता है कि ये जो चीजें हैं ना, लेट्स सपोज अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है बाहर, उससे लोगों के बिहेवियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से आता है कि दे गेट मोर एग्रेसिव, एंड व्हेन दे गेट मोर एग्रेसिव इट प्रोवोक्स पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की से क्या होता है कि सर फिर जेंडर रोल्स जो हैं वो सेक्रीफाइस हो जाते हैं, यानी कि उन फिर से जो है ना सर, वो मेल जो है वो फीमेल को सब्जुगेट करते हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी सर एनवायरनमेंट जो है वो डायरेक्टली आपकी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है ग्लोबलाइजेशन से। नहीं, तो ये ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, पहले ये तो बताएं ना। सर आपने वही एग्जांपल रमजान की दी है, रमजान को छोड़ें अभी। सर अभी मैं आप आपसे वही ग्लोबलाइजेशन। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि ग्लोबलाइजेशन से आपकी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होती है, एनवायरनमेंट से आपके ह्यूमन बिहेवियर्स इम्पैक्ट होते हैं, और मुझे ह्यूमन कोई एग्जांपल बिहेवियर्स। बताए ना। नहीं वो मुझे आपकी साइंस समझ आ गई है। जी मैं ये सर। कह रहा हूं कि आप ग्लोबलाइजेशन का एक इशू बताएं कि उस इशू से ये एनवायरनमेंट खराब हुआ है। सर जैसे इंडस्ट्रीज हैं इतने ऑयल स्पिल्स करती हैं सर सीज में जाके, ठीक है, उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट खराब होता है। और जितने भी सर नहीं वो ग्रीन हाउस ज्यादा मेरा गैस। ख्याल है आप थोड़ा सा उसको बड़ा टेक्निकल लेके गए हैं। वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है वैसे। वो आप कर सकते हैं कि ओवरऑल आपकी जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप इंडिविजुअल की हेल्थ की बात करें तो दैट जी मेक सर। सेंस। ठीक ठीक है है कि सर। जो ग्लोबलाइजेशन है वो ज्यादा कंपटीशन की तरफ आ गया है, उसमें वो चीप प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं रादर देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो जब चीप प्रोडक्ट होते हैं, तो जब ह्यूमंस उनको कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से उनके हेल्थ के इश्यूज आए हैं। अब उस तरह से तो उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ठीक जी है, सर। इसके अलावा कोई और पॉइंट है आपके पास जिशान? नहीं सर, और नहीं है। चले नहीं, थैंक यू वेरी मच जिशान, आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जिशान। ओके, उसके बाद अगर हम इसको जी जाम, जाम क्या बात है। जी जाम साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, मेरे ख्याल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इट्स ओके। ओके चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम। जी जी जाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। सर इसमें ये होता है जो मुझे समझ आ रहा है वो जब हमारा मतलब ग्लोबलाइजेशन से हमारा फैमिली सिस्टम के ऊपर एक तो इम्पेक्ट पड़ता है, और दूसरा जो कल्चर शेयरिंग होती है और उसके हवाले से ना जो हमारे रिलीजियस और यहाँ का जो ट्रेडिशन होता यार है मुझे सॉरी, मैं वो आपको इफेक्ट। इंटरप्ट कर रहा हूँ जाम साहब, आप ये वॉशरूम में बात कर रहे हैं, ये आपकी आवाज जो है वो इतनी वो क्यों कर सर रही है? ये हैंड फ्री लगाए हुए हैं, शायद लैपटॉप का कोई इशू होगा। अच्छा 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 अच्छा। तो तो क्या कहते हैं, नहीं, जरा इसको एक्सप्लेन करें आप। यार मेरा ख्याल है कि जाम आपके जो है ना बिल्कुल वो वॉइस ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। सर। ठीक है, उसमें वो सही हमें से समझ नहीं आ रही। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन का जो एक पॉइंट है जाम साहब का वो वेरी वैलिड, कि जाम साहब ने जो कहा कि फैमिली सिस्टम पे उसका जो इम्पैक्ट आता है, आई अप्रिशिएट हिम। रीजन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में जो एक तो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट जो डेवलपिंग कंट्री पे आता है
वो ये आता है कि आपके लिए जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आपके लिए लो पेड जॉब्स आती हैं, आप हाई पेड जॉब्स आपके लिए ऑफर नहीं होती। कि अगर गोरा पाकिस्तान में आएगा तो वो हाई पेड जॉब्स के लिए आएगा, अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो आप लो पेड जॉब्स पे जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसने डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं। ओके, अगर आप फिलीपींस की एग्जांपल ले लें तो उनकी जो 80% उनके जो रेमिटेंसेस हैं वो लो पेड जॉब से आते हैं। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो एक्सपेट्रिएट्स हैं दे आर इन सऊदी अरेबिया, अराउंड 3 मिलियन। उसमें से जो 90% हैं अगेन दे आर वर्किंग ऑन लो पेड जॉब्स। तो जो इसमें जो ग्लोबलाइजेशन है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है वो लो पेड जॉब्स करता है। फिर जो नेक्स्ट इसका जो इशू आता है कि क्योंकि जो अमेरिका को पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं चाहिए, आपको अमेरिका की नेशनैलिटी चाहिए, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ग्लोबलाइजेशन का आता है कि वो नेचुरलाइजेशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज के मेंबर्स हैं वो नेचुरलाइज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिलीज को विजिट नहीं कर पाते। और उसके बाद जो इलीगल ट्रैवलिंग की आप बात करें या इलीगल आप उसके लिए बात कर लें इलीगल मूवमेंट, कि डेवलपिंग कंट्रीज के लोग जो हैं वो इलीगली मूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से समटाइम दे आर गोइंग टू बी किल्ड एज वेल ऑन बॉर्डर्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका जो इम्पैक्ट आता है वो अनस्किल्ड लेबर पे भी आता है, कि जो अनस्किल्ड लेबर है वो इनका जब आप ये कर लें कि उसमें करते हैं इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करते हैं तो वो लो पेड और मेरा ख्याल अनस्किल्ड लेबर दैट इज ऑलमोस्ट दैट रिमेन्स द सेम। ओके, उसके बाद जो एक इशू आ जाता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी आता है, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कौन से इंडिविजुअल्स जाएंगे, ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज के जाएंगे ना, और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, अमेरिकन की तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। ओके, तो दैट इज अनदर इशू। उसके बाद जो एक इशू आता है कल्चरल, वो अच्छा चलो वो हम बाद में करते हैं आरिफा, जो कल्चर अभी हम जेंडर पे देख रहे हैं ना, तो वो हम बाद में उसको कल्चरल इम्पैक्ट पे देखते हैं। सो दीज आर द सम इश्यूज जो कि हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनको फेस कर पाते हैं। हम कहते हैं कि जी कि जो स्टिल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो इंडिविजुअल डेवलप और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के जो इश्यूज हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी टेकन ड्यू अटेंशन एट द सेम टाइम। ठीक है, और इसमें जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में जो उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिस तरह उनकी एब्रोगेशन होती है, या पैलेस्टाइनियन जो वुमेन है उनकी जो होती है, इसी तरह हम कहें कि किसी और की होंगी कंट्री में तो ऑब्वियसली देयर विल बी हेल ऑफ डिफरेंस, तो उसमें उनको इक्वल से नहीं है। तो पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं वो दे आर गिवन मोर वेटेज हियर। ओके, जब हम कल्चरल इश्यूज की बात करते हैं तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसका कल्चर पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कल्चर पे किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मसलन ईटिंग पैटर्न्स, आपके फास्ट फूड कल्चर नाउ इज अवेलेबल, ड्रेसिंग पैटर्न्स यूनिसेक्स जो अवेलेबल हैं, यूनिसेक्स क्लोथ्स। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो अपीयरेंस है कि लाइफस्टाइल, फैमिली पैटर्न्स, मैरिज पैटर्न्स, कल्चर डिफिजन, ये ब्ला 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 ये कर लेंगे पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स आपके कल्चर पे किस तरह से आए हैं, नेगेटिव ये है कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो उस तरह से नहीं है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि आपकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी डिमोलिश हुई हैं। ठीक है, और इसमें आप कौन सी बात करेंगे आपके कल्चर्स पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और इसमें क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक नेगेटिव इम्पैक्ट्स में? इंडिविजुअलिटी इस तरह से होगा ना कि आप पहले होता था कि लोग दे वर कंसिडर्ड मोर प्योर इन टर्म ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर एज वेल, but now earlier family they were going to spend more time with their family members, but now even you are going to meet with one another after so many years, still whenever you are going to meet maybe you are going to get engaged in your own social applications, तो वो that is a negative impact कि आपके जो बॉन्डेज है वो उस तरह से, एक तरफ से तो बॉर्डर खत्म हो गए हैं, दूसरी तरफ जो आपका जो रिलेशन है विद द इंडिविजुअल वो वीक हुआ है। ठीक है, ओके, उसके बाद आप ये कह लें कि आपका जो सेपरेशन वैसे पॉजिटिव भी कॉन्टेक्स्ट में भी है और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी है। पॉजिटिव इस सेंस में है कि आप पे अगर अट्रॉसिटीज हो रही हैं इलीगली, और तो ऑब्वियसली उससे तो बेहतर है कि आप डिवोर्स या सेपरेशन को सपोर्ट करें, लेकिन अगर उसको जस्ट फॉर सेक ऑफ फन लें और आप उसको जो है इंडिविजुअल्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने के लिए डिवोर्स करें, तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी अलार्मिंग। तो दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल। और सुसाइड रेट की आप बात कर लें ड्यू टू
such separation that is getting high, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ओके। जीनोफोबिया, ओके, जीनोफोबिया मींस के फियर ऑफ फीलिंग बीइंग फॉरेनर, ठीक है। और एथनोसेंट्रिज्म मींस कल्चरल सुपीरियरिटी, और इसमें जो है जीनोसेंट्रिज्म भी आता है। जीनोसेंट्रिज्म मींस जब आप अपने कल्चर को इंफीरियर फील करते हैं अगेंस्ट फॉरेन कल्चर एंड सो ऑन। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस। एनी क्वेश्चंस सो फार? Is everything fine? चले, now we are going to start from chapter number, let me share with you chapter number 3 or 4. Just hold on. चैप्टर 3 पहले करना है, चैप्टर 4 पहले करना है, मुझे बता दें, फिर मैं वो ओपन कर लेता हूँ। चैप्टर 3 कर लेते हैं। चले चैप्टर 3 कर लेते हैं। ओके, सो ओके, चैप्टर जो 3 है, ये क्या आपने लिखा? वैसे टाइम हो गया है 10 बजे से। अच्छा, अल्लाह हाफिज कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज मैं 10 मिनट आपके ऊपर ही लूंगा, टेंशन ना लें आप। मुझे फोकस ऑन वुमेन स्टडीज। यार, ये आपका कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि हम वुमेन स्टडीज पे क्यों फोकस करते हैं। उसकी रीजन ये है कि वुमेन पे वायलेंस ज्यादा होता है। आप देखें ना, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें, सो मेन एंड वुमेन दे आर ऑलमोस्ट, यू कैन से, हाफ इन नंबर। तो क्योंकि वुमेन का नंबर ज्यादा है, उनके अगेंस्ट केसेस ज्यादा रजिस्टर्ड होते हैं, जिसकी बेसिस पे वुमेन को ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, चले, कोई बात नहीं। आज आप 5 मिनट ले लीजिएगा क्लास उसकी, यूएस हिस्ट्री की। ठीक, ओके। जब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं, तो जो चैप्टर 3 है, दैट रिलेट्स विद द फेमिनिज्म थ्योरीज। ठीक है, फेमिनिज्म थ्योरीज एंड फैक्टर्स। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, तो आपका जो सिलेबस है उसमें से कुछ लड़कियों ने इफ्तारी बनानी है। ये देखें, भट्ट साहब ने एक ही काम में खानदा, बस, और कोई काम नहीं। चले भट्ट साहब, अच्छी बात है। भट्ट साहब को रेसलिंग भी कर दे कि कोई नहीं? चले, ओके जी, भट्ट साहब ने कह दिया तो मेरा ख्याल, चले हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम भट्ट साहब का जो, भट्ट साहब की सजेशन जो है ना, उसको वेट ही देते हैं। चले, थैंक यू। अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन है तो ठीक है। डू यू हैव एनी जनरल क्वेश्चन? आई शुड वाइंड अप द मीटिंग। एनी क्वेश्चन? ओके, ओके, श्योर, नो वरीज। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।